अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं, लाइक बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं। ये कैसे जो है ना वो वाइब्रेशंस होती हैं, किन मॉलिक्यूल्स में होती हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि डिफरेंट बॉन्ड्स किस तरह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, और देखेंगे कि किस तरह ये रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड करती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। तो इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को यूजिंग हुक्स लॉ। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स अब हम बात कर लेते हैं वाइब्रेशनल मोड्स। कौन कौन सी वाइब्रेशंस की टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो बेसिकली दीज आर नाउन एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो अब हम फंडामेंटल पे बात करें, क्योंकि ये ही हमारी इंपॉर्टेंट वाइब्रेशंस होती हैं जिनकी वजह से फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दीज आर नाउन एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ओके, तो बेसिकली इसकी मेजर टू टाइप्स है। एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइब्रेशन सेकंड टाइप होती है, उसको कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। इसी तरह जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं ये फर्दर इस टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिमेट्रिक वाइब्रेशन, एक होती है अनसिमेट्रिक वाइब्रेशन। इस तरह बेंडिंग वाइब्रेशन की फर्दर 4 टाइप्स हम जनरली डिस्कस करते हैं: सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग और रॉकिंग। तो इनमें से ये जो सीजरिंग है और ये जो रॉकिंग है, दीज आर द इन प्लेन वाइब्रेशन। ये बिल्कुल प्लेन पे होती हैं। जिस तरह व्हाइट बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर मॉलिक्यूल आप फिक्स कर दें और वो मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर उसके बॉन्ड जो हैं वो क्या करें, वो रोटेट करें या मूव करें। दीज आर द इन प्लेन वाइब्रेशंस। और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, दीज आर द आउट प्लेन वाइब्रेशंस। तो इनमें से बॉन्ड जो होते हैं या तो प्लेन से दूसरी जानिब जा रहे होते हैं, या प्लेन से यानी कि आप कह लें कि आपकी तरफ आ रहे होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपसे दूर जा रहे होते हैं, या बोर्ड के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, या बोर्ड के अंदर की तरफ घुस के अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर नाउन एज आउट प्लेन वाइब्रेशंस। तो ये आगे जाके मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज मीट बाय स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो बेसिकली दीज वाइब्रेशंस आर मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस टू बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस होती हैं, एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होता है या क्या करता है, डिक्रीज होता है। लाइक दिस, इसकी 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग है। तो इसमें देखें तो ये दोनों में जो वाइब्रेशंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेंट्रल एटम से दोनों की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अपोजिट होती हैं। तो दीज आर नाउन एज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और ये एक दूसरे के जो है ना वो असर को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो दैट्स वाई इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है या वेव नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो लोअर होती है एज कंपेयर टू दी एसिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो एसिमेट्रिक जो होती है, इनमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जनरली किसकी तरफ होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। तो दे आर आल्सो नाउन एज एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी इनको कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने देख लेना है। ऑलवेज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो वेव नंबर वैल्यू होती है या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर होती है। ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है बेसिकली या वेव नंबर है, दीज आर नॉट द सेम टर्म्स, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, तो वेव नंबर जो है, अगर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उसकी स्पीड ऑफ लाइट से सी वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं तो तब आपको वेव नंबर मिलता है। आगे जाके हुक्स लॉ में ये मैं आपको क्लियर भी करवा दूंगा। ओके, इसी तरह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रेचिंग होगी, जो मेजर 2 टाइप्स थी, एक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग की हमेशा वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दी बेंडिंग। इसी तरह एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग होगी वो हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग थे। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग्स क्या होती हैं, चेंज इन दी एंगल बिटवीन दी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बीच में एंगल चेंज हो जाता है विद अ कॉमन एटम, बट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डज नॉट चेंज। तो इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होता, बिकॉज ये जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं दीज आर नॉट जो है ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दीज आर द डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रेच भी हो रहे होते हैं और फिर रिलैक्स भी हो रहे हैं, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। इस तरह जो है ना उनकी वाइब्रेशंस होती रहती हैं। तो ये आप जाके देखिएगा तो ये आपको अच्छा क्लियर होगा। जब आप इसकी एनिमेशन वीडियो जाके देखेंगी ना नेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की।
कौन कौन सी होती हैं और इनकी मूवमेंट कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस, ओके। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की बेंडिंग वाइब्रेशन थी। एक थी सिजरिंग एंड सेकंड वन हमने बात की थी कौन सी, रॉकिंग की। दीज आर टू दी इन प्लेन वाइब्रेशंस। इन दोनों वाइब्रेशंस को हम इन प्लेन कहते हैं, ये बिल्कुल प्लेन पे होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मालिक्यूल है वो आप बोर्ड के ऊपर ड्रा करें और बॉन्ड को रोटेट करें बिल्कुल प्लेन के ऊपर, लाइक दिस। आप लेट कर लें दिस इज योर सेंट्रल एटम, ठीक है। आपने बोर्ड के ऊपर ये इस स्क्रीन को हम बोर्ड ही क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने ऐसे मालिक्यूल रख दिया सामने, तो आप क्या करेंगे, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो दिस इज नाउन एज सिजरिंग। बिल्कुल सीजर किसको कहते हैं, कैंची को कहते हैं। ये बिल्कुल कैंची की तरह मूवमेंट्स होती हैं। आप जब कैंची चलाते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो कपड़े सीविंग करती होंगी, ठीक है, तो उसको क्या होता है, तो उसके जो दोनों बाजू होती हैं कैंची के, वो जब आप मूव करवाते हैं तो दोनों, एक बाजू इधर आता है, दूसरा उसको क्रॉस करता है, फिर दूसरा एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन मूवमेंट हमेशा इसकी क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। चाहे वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बाजू दोनों, या चाहे एक दूसरे के दूर आ रहे हैं। क्लोज आएंगे तो तब भी ऐसे मूवमेंट, अगर दूर जाएंगे तो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, फिर भी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी जो मूवमेंट होगी इसको कहते हैं सिजरिंग मूवमेंट। तो ये एटम्स की, अगर एटम इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं तो दिस इज नाउन एज सिजरिंग, और ये बिल्कुल प्लेन के ऊपर होती है, इनको इन प्लेन कहते हैं। ओके, सेकंड टाइप है रॉकिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक एटम आपका, ये जो आपका सेंट्रल एटम होता है, दिस इज द फिक्स्ड, क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। अगर दोनों बॉन्ड्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये वाला जो है, ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके बिल्कुल पीछे पीछे एक ही प्लेन में मूव करता जाएगा। और जब ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो बिल्कुल ये वाला बॉन्ड फिर दोबारा उसके पीछे पीछे ऐसे मूव करता जाएगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में इनकी क्या होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं बॉन्ड्स की, एटम्स की। तो दिस इज नाउन एज रॉकिंग। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब सेकंड टाइप है, इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। दीज आर दी ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। ट्विस्टिंग एंड वैगिंग, तो वन मूव अप, इसमें से एक एटम अप मूव करता है, देन द प्लेन एंड अदर मूव डाउन। यानी कि इस तरह है जैसे आपका बोर्ड है, आप उसमें सुराख करें तो उनमें से एक एटम आपका क्या करेगा, क्या करेगा, एक आपकी तरफ आएगा, दूसरा आपसे दूर जाएगा। प्लेन से, एक प्लेन से आपसे दूर जाएगा, एक आपकी तरफ आएगा, ठीक है। इस तरह दूसरा जब दूसरी जानिब जाएगा तो जो दूसरा होगा वो आपकी तरफ आएगा। तो दोनों एटम्स की जो मूवमेंट होती हैं वो होती तो आउट ऑफ प्लेन है। तो एक क्या होता है, वो वन मूव अप, एक अप की तरफ मूव करता है, दूसरा डाउन की तरफ मूव करता है। यानी कि एट अ टाइम दोनों की सेम यानी कि मूवमेंट नहीं होती आउट ऑफ द प्लेन। दीज आर नाउन एज ट्विस्टिंग। तो ये भी आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैगिंग, इस तरह वैगिंग में क्या होता है, ये भी आउट ऑफ प्लेन ही होती है। तो इसमें दोनों एटम्स की जो मूवमेंट होती है वो साथ होती है। या तो वो दोनों आपकी तरफ आएंगे प्लेन से निकल कर, या दोनों इकट्ठे मूव करके प्लेन से दूर चले जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, दीज आर दी वैगिंग। यानी कि दोनों, या तो आपके दोनों एटम्स आपसे दूर चले जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, या दोनों एटम्स इकट्ठे क्या आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, इस तरह की। तो दिस इज मूवमेंट इज नाउन एज वैगिंग। तो इसको वैगिंग कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी जी बेसिक चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बॉन्ड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, और जब उस बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ, तो उस वक्त बॉन्ड वाइब्रेट करता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, जितना बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, तो उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और उसकी वेव नंबर वैल्यू उतनी ग्रेटर होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपने स्पेक्ट्रा को समझना है, उस कॉन्सेप्ट्स को समझना है, आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, तो देन यू हैव टू नो अबाउट दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझना है कि किस मॉलिक्यूल की, किस बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। हम ये भी देखेंगे, इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वाइब्रेशंस बेसिकली ये जो बॉन्ड की वाइब्रेशंस होती हैं, दीज आर जस्ट लाइक सिमिलर टू द हुक्स लॉ। आपने फिजिक्स में एक हुक्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें स्प्रिंग की वाइब्रेशंस होती हैं। बेसिकली जब आप स्प्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है
उसका रिड्यूस मैस होता है और स्प्रिंग की स्ट्रेंथ, दोनों पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है। तो हम इस केस में हम देखेंगे हमारे पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी इन टर्म ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और रिड्यूस्ड मैस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज मीन बाय रिड्यूस्ड मैस, तो अभी मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू 1/2 पाई K ओवर म्यू। K हमारे पास जो है दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी जब दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये O है और H है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली। अगर आपके पास CH है, दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह कार्बोनाइल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली, दिस इज नाउन एज K। तो ये K वैल्यू है, और ये जो म्यू है दिस इज द रिड्यूस्ड मैस। रिड्यूस्ड मैस क्या होता है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, दोनों एटम के जो मॉलिक्यूलर मैस होता है उनको मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों मैसेस के दोनों एटम्स के जो मैसेस होते हैं उनको प्लस करें, डिवाइड करें, तो आपको रिड्यूस मैस मिलेगा। लाइक दिस इज द फार्मूला ऑफ रिड्यूस मैस। ओके हो गया। और ये वैल्यू आपको कब मिलेगी, ये आपको AMU में मिलेगी। किस में मिलेगी, AMU में मिलेगी। और वो जो AMU होती है 1 AMU, अगर हम इसको kg में लें तो वो होती है 1.66 10⁻⁻27 kg, और अगर ग्राम में लेंगे तो ये होगी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो ग्राम में इसके इक्वल है, kg में इसमें इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसलिए मैंने बताई हैं क्योंकि आगे जाके मैं इसको ब्रीफ करने वाला हूँ। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ आपकी मर्जी, आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें, और फिर बाद में जाके आप C की वैल्यू पे, स्पीड ऑफ लाइट पे जो कि हम क्या पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नॉट द मीटर पर सेकेंड, बिकॉज क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लेते हैं वो सेंटीमीटर में होता है, पर सेंटीमीटर में होता है। तो दैट्स वाई हम सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू लेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 होगी। मीटर में अगर लें तो वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होती हैं। ओके, यहाँ पे हम देख लेंगे। तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि C वाला फैक्टर इसमें इंक्लूड कर दें और ये फिर कैलकुलेट करें, एंड आपने यही यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट हम वेव नंबर की वैल्यू हमें चाहिए होती हैं जनरली स्पेक्ट्रा के लिए, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फिर जो भी एंड पे वैल्यू आएगी उसको C पे डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट पे, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ओके। अब जो बात है एक्चुअल में ये कैलकुलेट किस तरह होता है, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बेसिकली छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आपको अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता हो, अगर आपको दे दिया जाता है कि बताएं जी ये बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड C है, आप बताएं इसकी वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी, आप बताएं इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। तो भाई उस वक्त तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ना गिवन हो। आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ K की वैल्यू गिवन होगी, फिर आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, जब आपको K की वैल्यू गिवन होगी तो आप उसका रिड्यूस मैस मैनुअली खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू दी ये वाला फार्मूला लगा के मैसेस इसमें पुट करके, तो फिर आपको मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है सम टाइम वो न्यूटन पर मीटर में दे देता है, ठीक है, और सम टाइम वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो डाइन पर सेंटीमीटर में दे देता है। नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो K की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में देगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने किलोग्राम यूनिट लेना है रिड्यूस्ड मैस। ये जो AMU का मैस होता है आपने इसको ग्राम या kg में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आपने कब kg में करना है, कब ग्राम में करना है, तो ये डिपेंड करेगा आपका K की वैल्यू पे। अगर आपकी न्यूटन पर मीटर की जो वैल्यू है, बॉन्ड कांस्टेंट की वैल्यू है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर न्यूटन पर मीटर में गिवन है, तो भाई आपने सिंपल रिड्यूस मैस को किस में कैलकुलेट लेना है, आपने kg में कन्वर्ट कर लेना है। इट्स ओके। और अगर K की वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर में हो तो फिर आपने रिड्यूस मैस को किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने इसको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, सिंपल। फिर जब आप ग्राम में जो वैल्यू आएगी वही आप पुट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपकी एक्चुअल में पर सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। अगर आप AMU वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका पर सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं आएगी। यू हैव टू कन्वर्ट AMU वैल्यू इनटू द ग्राम और या kg में। हाउ कैन यू कन्वर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड कांस्टेंट यूनिट। If bond constant value in Newton per meter, then you have to convert in the kg, and if dyne per centimeter, then you have to convert into the gram.
ओके हो गया। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी है लाइक दिस, ये सारी की सारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आपने इनकी रिड्यूस मास कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है। हमने एग्जांपल लिया OH की, तो पहला एटम ऑक्सीजन है तो 16 इसका मोलर मास है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसी तरह प्लस कर लेंगे 16 + 1 तो ये 16/70, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह NH की वैल्यू हो जाएगी, इस तरह CO की वैल्यू हो जाएगी। सम टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंट 2-3 बॉन्ड दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए बताएं इनमें से किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी, किसकी लोअर होगी, तो भाई आप सबसे पहले, क्योंकि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ तो गिवन नहीं होगी, फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? देन यू हैव टू कैलकुलेट द रिड्यूस मास, और आपने रिड्यूस मास जब कैलकुलेट करेंगे, जिस रिड्यूस मास की वैल्यू लोअर होगी वो आपकी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देगा। बिकॉज कि इस केस में देखें फार्मूला को, तो रिड्यूस मास इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड बॉन्ड कांस्टेंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी, जितना रिड्यूस मास कम होगा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आपने खुद ये चीज़ें देख लेनी है, ये टेबल भी मैंने दे दिया है, न्यूटन पर मीटर में वैल्यू गिवन है डिफरेंट, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है डिफरेंट बॉन्ड्स की, तो आपने हुक्स लॉ अप्लाई करके अपने कैलकुलेट करनी है और कंफर्म करना है कि आया कि आइदर दे आर दी पर सेंटीमीटर में उसके करीब तरीन जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। डेफिनेटली दीज आर दी कैलकुलेटेड वैल्यूज़, तो ये क्लोज तरीन वैल्यूज़ जाएंगी, तो आपने ये खुद कैलकुलेट करना है और ये असाइनमेंट है आपके लिए। ओके, तो ये वाली चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास। अब हम बात करते हैं रीजन्स की। तो बेसिकली हमारे पास 4 रीजन्स होते हैं, इसको डिटेल में आगे जाके इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन होता है जिसको लाइटर रीजन कहते हैं, और इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू जनरली होती है वो 4000 से लेकर 2200 तक इस रेंज में आते हैं ये सारे के सारे। ट्रिपल बॉन्ड रीजन होता है, ये 2200 से स्टार्ट होता है और 2000 तक चला जाता है। इस तरह डबल बॉन्ड जो होता है ये ऑलमोस्ट जनरली 1800 से 1550 तक होता है। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है डिफरेंट बुक्स में, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जो है याद रखिएगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या NMR हो, इसमें जो रेंज होगी वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। बिकॉज ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी नेबरिंग इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर रही होती हैं कि नेबरिंग एटम कौन सा अटैच है, तो उसकी वजह से आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो हम मोर फोकस करेंगे उस रेंज पे। जब भी मैं किसी फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू बताऊंगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की, तो मैं रेंज में बताऊंगा और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बताएंगा, तो उसमें 10, 12 या 20, 25 की जो वैल्यू है ऊपर नीचे हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, तो फिंगरप्रिंट रीजन होगा वो 1500 से 6500 तक जो होता है, क्या होता है 650 तक इसकी वैल्यू होती है।